हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास के ऊपर जो यूनिट 10 है उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये हम बहुत विस्तार से भी करेंगे और साथ में लास्ट मिनट रिवीजन की तरह भी हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा ओरिजिनल सिलेबस है उसी के आधार पे ही हम चर्चा करेंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक ही सीटिंग में टोटल 7 लेक्चर होंगे। इसके लेक्चर जो हैं वो टोटल 7 होंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये 7 लेक्चर एक ही मास्टर क्लास में हो जाए ताकि आपके लिए भी लास्ट मिनट रिवीजन बहुत आसान हो जाए। सबसे पहले हम लेते हैं चैप्टर 1, जिसमें हम करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, स्पेशली इन द रेफरेंस ऑफ मध्य प्रदेश। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मध्य प्रदेश। So in the context of Madhya Pradesh, we will look on the Paleolithic period यानी पुरा पाषाण युग, Mesolithic period यानी मध्य पाषाण युग, नियोलिथिक पीरियड मतलब नव पाषाण युग, उसके बाद चालकोलिथिक पीरियड यानी ताम्र पाषाणिक युग, और मेजर रॉक शेल्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश, जो बड़ी जो शैलाश्रया है यानी शेल के मतलब पत्थरों पे रहने वाला जो स्थान है, मेजर जो उनको हम पढ़ेंगे। एंड रॉक पेंटिंग्स यानी शेल चित्रकला, है ना, पत्थरों के ऊपर जो चित्र जैसे भीमबेटका की चित्रकलाएं हैं, तो वो हम पढ़ेंगे स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये हमारा चैप्टर 1 है जो ओरिजिनल सिलेबस से ही लिया हुआ है। तो आइए आरंभ करते हैं मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक पीरियड के ऊपर, प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ मध्य प्रदेश एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन एमपी। सो हम ये कोशिश करेंगे कि जो पेरिफेरल एरिया की जो टॉपिक्स आते हैं, मतलब एक होते हैं कि मेन जो चैप्टर्स पूछे गए हैं दे ऑलरेडी आस्क्ड इन दिस सिलेबस, एंड आफ्टर दैट वी आर आल्सो ट्राइंग टू कवर सम पेरिफेरल एरिया यानी उसके आसपास में जो टॉपिक्स कवरेज होते हैं। तो इसको जो है हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हिस्टोरियोग्राफिकल इसका पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं, क्योंकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ रहे हैं। तो हिस्टोरियोग्राफिकल जब तक हम पर्सपेक्टिव इसका नहीं समझेंगे तब तक हम इसको गहराई से नहीं समझ पाएंगे। तो जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री राइटिंग है उसमें ज़्यादा भारत के इतिहास में वेदों का हम उपयोग करते हैं, पुराणों का उपयोग करते हैं, महाकाव्य हैं जैसे महाभारत हैं, रामायण है, इन सब का हम उपयोग करते हैं। लेकिन समय के साथ में हमने पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग किया हिस्ट्री राइटिंग में, जैसे प्रोफेसर डी कौशाम्बी, एच डी सांकलिया जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं, और तो दोनों मार्क्सिस्ट लोगों ने और नेशनलिस्ट लोगों ने भी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, और जिसके कारण से हमें एक जो टोटल हिस्ट्री है वो सामने देखने में आती है। और अगर हम मध्य प्रदेश की स्पेशली बात करें तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का हार्टलैंड कहा जाता है, हृदय स्थल। और जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल भी कहा है। और यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो है चंबल, नर्मदा नदी, चंबल नदी, बेतवा, सोन और काली सिंध नदियां। तो ये नदियां इतनी प्रमुख रही हैं कि प्राचीन काल से ही जो शुरुआती तौर पे जो मानव ने बस्तियां शुरू की थी उनमें उसकी इन बस्तियों के आसपास में हमें बहुत सारी ऐसी साइट्स मिलती हैं जिससे हमें ये लगता है कि मानव सभ्यता इन्हीं के गलियारे से होकर के एक उस मैच्योर स्वरूप में पहुंची हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पेलियोलिथिक पीरियड की, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, यानी पुरा पाषाण युग। पुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है सामान्य रूप से इसको लगभग जो है वो 5 लाख साल ईसा पूर्व से लगा के 10,000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। और भूवैज्ञानिक दृष्टि से इसको हम प्लीस्टोसीन प्लीस्टोसीन इपोच यानी हिम युग के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें भी 3 अलग-अलग पीरियड्स हैं, जिसमें 5 लाख साल बीसीई से लगा के 1 लाख साल, जिसको हम निम्न पूर्वा पाषाण काल कहते हैं यानी लोअर पेलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में इसका जो नेचर है वो यह है कि इस समय में जो कोर जो टूल्स हुआ करते थे, क्रूड उपकरण जैसे हैंडक्स हैं, कुल्हाड़ी, हैंडक्स कहते हैं, हस्त कुठार,
क्लीवर हैं, विदल हैं, चॉपर हैं और ये क्वार्टजाइट के पत्थरों के द्वारा इन टूल्स का यूज़ लोग करते थे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे तो नर्मदा घाटी के जो घाटी हैं, वहाँ पर हमें इनके अवशेष मिलते हैं। किस पीरियड के? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। जो भारतीय मानव विज्ञान यानी पैलियोएंथ्रोपोलॉजी में एक ऐतिहासिक खोज 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने, जो सीहोर जिले के हथनोरा से उनको एक प्राचीन मानव खोपड़ी का जीवाश्म में मिला, यानी फॉसिल स्कल्ड मिला हमें, जिससे इसे हमें वैज्ञानिक रूप से होमो इरेक्टस नर्बदाएसियंस इसे यानी विद्वान इसको आदिम होमोसेपियंस मानते हैं, यानी होमोस्पेसियंस से पहले का जो मानव है वो मानते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप का ये मानव जीवाश्म जो सबसे शुरुआती मानव जीवाश्म है, वो सबसे प्राचीन यहीं का माना जाता है अभी तक की खोज में। हो सकता है कि आगे हमें और भी अवशेष अलग अलग जगहों से मिले। तो इसीलिए भी ये जरूर आपको 2 चीजें याद रखनी है डॉक्टर अरुण सोनिका के द्वारा 5 दिसंबर 1982 में, कहाँ से? हथनोरा, जो कि सीहोर जिले के पास में पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य पुरा पाषाण काल यानी मिडल पेलियोलिथिक पीरियड। ये 1 लाख साल से लगा के 40,000 बीसीई यानी बिफोर कॉमन इरा के बीच में जो है इनका टाइम पीरियड है। इसमें फ्लैग इंडस्ट्री का शुरुआत हो जाता है, जिसमें स्क्रैपर यानी खुरचनी, बोरर यानी वेदक जो छेद करने वाला, और पॉइंट का यूज होता था। इसको हम लेवलाइज टेक्निक यानी लेवलाइज टेक्निक से इसको बनाया जाता था। ये उपकरण चर्ट, जेस्पर और चार्ल्स सिडनी पत्थरों से बनते थे। पहले वाला किससे बन रहा था? ये वो क्वार्टजाइट के पत्थरों से, है ना। और थर्ड जो है वो है अपर पेलियोलिथिक पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड है वो 40,000 सामान्य समझ पूर्व से लगा के 10,000 सामान्य समझ पूर्व के बीच में माना जाता है। इसमें जो औजार हमारे और टेक्निक जो यूज होते थे वो ब्लेड और ब्यूरिन, इस टेक्निक का विकास हुआ था। ये आधुनिक जो होमोस्पेसियंस हैं, सेपियंस स्पेसीज जो हैं, उसने अपनी बौद्धिक क्षमता को यहाँ पर दिखाना शुरू किया था। और इसके साक्ष्य हमें जो है सोन घाटी के बाघोर से मिलते हैं, और वहीं पर मध्य प्रदेश में जो है हमें इसके साक्ष्य भीमबेटका से मिलते हैं, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। अगर रेफरेंस बुक की बात करें, डॉक्टर एच.डी. संकलिया की किताब है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। अब हम बात करते हैं मीसोलिथिक पीरियड यानी मिडिल स्टोन एज की। ये जो टाइम पीरियड है ये 10,000 सामान्य समझ पूर्व से 4,000 सामान्य समझ पूर्व यानी बीसीई के बीच में माना जाता है। इसको हम होलोसीन इपोच यानी होलोसीन युग के नाम से भी इसकी शुरुआत का प्रतीक हम इसको मानते हैं, क्योंकि बर्फ के पिघलने से तापमान फिर बढ़ा और इस समय में जंगलों का विस्तार हुआ, बहुत सारे वृक्ष हुए और जो पशुओं का आकार है वो बड़ा हुआ। माफ कीजिएगा, जो बड़े पशु होते हैं उनका फिर मेगाफोना हुआ, यानी बड़े आकार के पशुओं का लोप हो गया था। अगर हम इसके विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर माइक्रोलिथिक यानी जो छोटे पाषाण पत्थर के जो छोटे उपकरण हैं, इनका उपयोग मध्यकालीन पीरियड में माना जाता है। और मध्यकालीन पीरियड की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि यहाँ पे पशुपालन शुरू हो जाता है, क्योंकि मानव अब यहाँ पर केवल शिकार पर आधारित नहीं, शिकार के साथ में वो पशुओं को उसने डोमेस्टिकेशन करना भी शुरू कर दिया, पालना भी शुरू कर दिया था। और यहाँ के जो छोटे-छोटे पत्थर हैं वो ये समझिए कि 5 सेंटीमीटर से छोटे सूक्ष्म उपकरण भी हमें इस समय में मिलते हैं, जिन्हें ज्यामितीय आकारों में चंद्रमा, त्रिभुज और समलंब में ढाल करके लकड़ी और हड्डी के हत्थों में इनको लगाया जाता था और इस तरह से जो है वो अपने डेली रूटीन के काम करते थे। अगर हम मध्य प्रदेश में मेसोलिथिक पीरियड के जगहों की बात करें तो आदमगढ़ है, जो नर्मदापुरम या होशंगाबाद जिला के पास में है। डॉक्टर आर.बी. जोशी के द्वारा उत्खनन किए गए हजारों माइक्रोलिथ और पालतू पशुओं जैसे गाय, भेड़, बकरी
कुत्ता, इन सब की हड्डियाँ यहाँ से मिलती हैं और ये भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक है। राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो बागौर एक जगह है। बागौर ये मेरा ख़्याल है कि ये भीलवाड़ा में पड़ता है ना? तो फिर भी आप एक बार इसको वेरीफ़ाई कर लेना, है ना? सो क्योंकि ये भी पशुपालन के लिए या जो माइक्रोलिथ जिसको कहते हैं, स्पेशली सबसे ज़्यादा माइक्रोलिथ हमें बगौर से मिलते हैं, व्हिच इज़ लोकेटेड इन भीलवाड़ा, मध्य प्रदेश। माफ़ कीजिएगा, राजस्थान। तो आदमगढ़ एंड बागौर दोनों का एक साथ में ही नाम लिया जाता है और मेसोलिथिक पीरियड में भीमबेटका जो चरण थर्ड है, तो यहाँ की जो स्ट्रेटिग्राफिकल यानी स्तर विज्ञापनीय परतों में उच्च पुरापाषाण काल से लेकर करके मेसोलिथिक पीरियड तक की संस्कृति का निरंतर रूप मिलता है। यानी उस समय तक भी लोग यहाँ पर रह रहे थे, तो उनके डोमेस्टिकेशन का, उनके रहने की जगहों का हमें ज्ञान होता है यहाँ से। अब हम बात करते हैं नियोलिथिक पीरियड की, यानी न्यू स्टोन एज जिसको कहते हैं, नवपाषाण काल। इसका टाइम पीरियड जो है वो 4000 सामान्य समद पूर्व से लगा के 2000 सामान्य समद पूर्व के बीच में माना जाता है। इसको हम नियोलिथिक रिवॉल्यूशन यानी नवपाषाण क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये शब्द ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत फेमस हिस्टोरियन हुए हैं, एक्चुअली आर्कियोलॉजिस्ट हैं, गॉर्डन बी चाइल्ड। उन्होंने ये नाम दिया था नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, बस ये याद रखना है आपको। इसकी विशेषता ये है कि ये मानव की जो सभ्यता है, ये फूड गैदरर से बदल करके फूड प्रोड्यूसर बन गई थी, यानी कृषक बन गया था। यहाँ से खेती होना जो है शुरू हो गई। खेती होना शुरू हुई तो इंसान को जो है एक जगह पे रहना ज़रूरी हो गया, कंपल्सरी हो गया, क्योंकि खेती में तो उसको उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें जो पॉलिश्ड जो स्टोन टूल्स मिलते हैं, घिसे हुए और चिकने हुए जो पाषाण उपकरण मिलते हैं, कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं, पॉटरी मेकिंग इस समय में मिलना शुरू हो जाता है और गाँवों की जो बस्तियों का जो बसने का जो शुरुआत है, वो नवपाषाण काल के आसपास में होता है। लेकिन मध्य पाषाण काल से भी, क्योंकि पशुपालन जो है वो शुरू हो गया था, तो जो ह्यूमन है उसने पशुओं के साथ में रहना या पशुओं को तो अपना दोस्त बनाना शुरू कर दिया था, जिनसे उनको दूध मिलता था और कुछ ज़रूरी चीज़ें मिलती थी। अगर हम मध्य प्रदेश के स्पेशल रेफरेंस में देखें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नियोलिथिक पीरियड, सो ये शुद्ध नवपाषाण संस्कृति के स्वतंत्र जो स्थल हैं वो बहुत कम मिलते हैं हमें, क्योंकि यहाँ से हमें चल्कोलिथिक पीरियड से, जैसे एरन जो सागर जिला में है, यहाँ से हमें इसके बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं चालकोलिथिक पीरियड की, जिसको हम कोपर स्टोन एज भी कहते हैं, यानी ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 2000 सामान्य समद पूर्व से 700 सामान्य समद पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसको हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इसमें पाषाण उपकरणों के साथ में कोपर यानी तांबे के जो औजार हैं उनकी शुरुआत भी हो जाती है और आदि जो ऐतिहासिक कृषि संस्कृतियाँ जो हैं, यानी प्रोटो हिस्टोरिक फार्मिंग कल्चर्स भी हम इसको कहते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कायथा संस्कृति की। कायथा संस्कृति का जो टाइम पीरियड है वो 4000 सामान्य समद पूर्व से 2000 सामान्य समद पूर्व के बीच में माना जाता है। लगभग 400 साल का ये पीरियड है। ये उज्जैन जिले में जो छोटी काली सिंध नदी है, उसके तट पर ये कायथा कल्चर डेवलप हुआ था। इसकी खोज जो है श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर, जो बाद में एम के धवेलकर ने भी इसमें हेल्प किया था खोजकर्ता के रूप में। अगर विशेषताओं की बात करें तो यहाँ से मजबूत चाक निर्मित चॉकलेट रंग के मृदबांड, यानी चॉकलेट स्टीप्ड पॉटरी, जिन पर बैंगनी रंग की ज्यामितीय डिजाइनें बनी होती थी, उसका हमें प्रमाण मिलता है। तांबे की कुल्हाड़ियाँ और अकीक यानी अघाट के सूक्ष्म मनकों के हार भी हमें यहाँ से कायथा संस्कृति से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मालवा कल्चर के बारे में, यानी मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति का टाइम पीरियड 1900 जो है 1900 से 1400 बीसीई के बीच में मिलता है। सो इसका जो स्थान है वो है नर्मदा और चंबल घाटियों में।
ये फैली हुई है। इसमें एक बहुत फ़ेमस जगह है नौदा टोली, जो कि खरगोन जिला में है। नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर के सामने ये जगह है और इसका जो उत्खनन है वो एचडी सांकलिया डेक्कन कॉलेज पुणे के द्वारा किया गया था। यहाँ से बड़े वृत्ताकार और आयताकार घर तथा गेहूँ, चावल, अलसी और दालों के जले हुए दाने हमें मिलते हैं, जो प्राचीन आहार जो पद्धति है उसको दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं सागर जिले के एरन कल्चर की, जो कि ताम्रपाषाणिक सेंटर है मध्य प्रदेश में। यहाँ से हमें फोर्टिफिकेशन यानी रक्षा प्राचीर के जो लोहे के शुरुआती साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं और पंचमार्ग कॉइन हमें मिलते हैं, जो ताम्रपाषाण काल से लोहा काल में संक्रमण यानी ट्रांजिशन को भी दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय यानी मेजर रॉक शेल्टर्स इन मध्य प्रदेश। तो अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 2 बड़ी पर्वतमालाएँ हैं, एक विंध्याचल है, एक सतपुड़ा है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वतमालाएँ हैं, वहाँ से हमें एक पत्थर मिलता है जिसको हम सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर कहते हैं। वहाँ की जो चट्टानों में जो है वो प्राकृतिक गुफाएँ और शैलाश्रय यानी रॉक शेल्टर्स हमें काफ़ी सारे मिलते हैं और बहुत सारे जो रिलीजियस सेंटर्स भी हैं, वो भी विंध्याचल में और सतपुड़ा में हमें देखने को मिलते हैं। जो आदि मानव के आवास स्थल रहे हैं। अगर हम रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका शैलाश्रय की बात करें, जो बहुत ही फेमस हैं, इसकी खोज 1957 से 58 के बीच में पद्मश्री विष्णुश्री वाकणकर ने श्रीधर वाकणकर ने की थी। वीएस वाकणकर कहते हैं हम। उन्होंने खोज की थी और 2003 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया था और यहाँ 7 पहाड़ियों में 700 से अधिक शिलाश्रय हैं, जो निम्न पुरापाषाण काल से ऐतिहासिक काल तक के निरंतर मानवीय बसाहट का प्रमाण देते हैं। यानी कि 7 पहाड़ियों से जो हैं 700 से भी ज़्यादा ऐसे घर हमें मिलते हैं, जो लोअर पैलियोलिथिक एज से लगा करके जो प्रॉपर जो ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल पीरियड है, वहाँ तक के कंटिन्यूअस बसावट के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट है पंचमढ़ी, जहाँ पे जो जगह है महादेव हिल्स, महादेव की पर्वतमालाएँ। तो वहाँ से एक ब्रिटिश अधिकारी थे कर्नल डी.एच. गॉर्डन, उन्होंने 1930 के दशक में यहाँ पे अध्ययन किया और सफ़ेद और पीले रंग के चित्रों की प्रधानता उन्होंने बताई। तो पंचमढ़ी भी जो है वो प्राचीन शिलाश्रयों में आता है और अब हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग की, यानी मध्य प्रदेश के जो शैल क्षेत्र हैं पूरा इतिहास के, तो शैलाश्रयों में बहुत सारी हमें रॉक आर्ट मिलती हैं, जो उस समय के इंसानों के मनोविज्ञान के बारे में, उनकी सराउंडिंग के बारे में, उनकी एनवायरनमेंट के बारे में हमें जानकारी देती हैं। अगर हम सब्जेक्ट्स की यानी थीम्स की बात करें, तो बाघ, तेंदुआ, हाथी, जंगली सुअर, घोर, बारहसिंगा और शिकार के दृश्य जैसे धनुष बाण, भाले लिए हुए शिकारी, सामूहिक नृत्य और गर्भवती महिलाओं के चित्र जो हैं, इन रॉक पेंटिंग्स में हमें दिखते हैं। अगर हम कालक्रम की बात करें तो हर अ, एक पुरातत्वविद ने अपने-अपने तरीके से इसको समझाया है। चित्रों के एक दूसरे के ऊपर उकेरे जाने यानी सुपर इम्पोजिशन के अध्ययन से इनके कालक्रम को विद्वानों ने समझा है। यानी पुराने धुंधले सफ़ेद हरे चित्रों के ऊपर चमकदार लाल रंग के चित्र हमें मिलते हैं और रंगों के शोध की बात करें, पिगमेंट्स की बात करें तो लाल रंग जो गेरू यानी हर्मिट आयरन ऑक्साइड से बनता था और सफ़ेद जो है वो चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन या केओलिन से बनता था। हरा रंग जो है वो चालसेडनी बोलते हैं और तांबे के खनिजों से बनता था। बाइंडर्स जो हैं वो रंगों को जो है पशुओं की चर्बी, पेड़ के गोंद और पानी के साथ में मिलाया जाता था, ताकि वो काफ़ी हज़ारों साल तक टिक सकें। इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे मेजर इंस्क्रिप्शंस ऑफ मध्य प्रदेश, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। मध्य प्रदेश में जो बड़े-बड़े अभिलेख हुए हैं, उनकी बात करेंगे, जिसमें हम अशोक के अभिलेख, जिसमें रूपनाथ का अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख
और पंगुरिया अभिलेख, सांची इंस्क्रिप्शंस ऑफ कुषाण किंग, कुषाण जो राजा हैं उसका सांची का अभिलेख। और उसके बाद हम विशाखा अभिलेख और बीसनगर और गोरध्वज पिलर इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शंस ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, सांची स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड एंड द मंदसौर इंस्क्रिप्शंस ऑफ बंधु वर्मा एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। तो इनको हमें पढ़ना है, ये ऑलरेडी हमारे सिलेबस में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट में दिया हुआ है। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन जो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। तो मध्य प्रदेश मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत प्रांतीय मुख्यालय जैसे अवंती, जिसको उज्जैन कहते हैं, विदिशा, ये प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। और पाठ्यक्रम में ये हमें दिए हुए हैं, जैसे रूपनाथ का अभिलेख, रूपनाथ इंस्क्रिप्शन, ये कटनी जिला में है। कटनी जिले के बोहरीबंद तहसील के अंतर्गत कैमूर की पहाड़ियों के पास स्थित ये एक लघु शिलालेख यानी माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 1 है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें, इस अभिलेख में अशोक को बुद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान उपासक बताया गया है। इसकी भाषा प्राकृत और इसकी लिपि ब्राह्मी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुर्जर अभिलेख, जिसको गुर्जरा इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ये दतिया जिले में है। दतिया जिले के बड़ौनी या गुर्जर गांव में स्थित हैं। और ऐतिहासिक महत्व की बात करें, ये महत्वपूर्ण शिलालेख है, क्योंकि मास्की यानी कर्नाटक के साथ साथ उन गिने चुने अभिलेखों में से भी ये एक है जिसमें सम्राट अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक देवानाम पिये अशोक राजसः दर्ज है। इसमें उपाधि देवानाम पिया और वास्तविक नाम अशोक की पुष्टि होती है। नेक्स्ट है पंगुराडिया अभिलेख, पंगुराडिया इंस्क्रिप्शन, जो सीहोर जिला की बुधनी तहसील के पंगुराडिया यानी सारू मारू गांव में स्थित है, जो कि एक पुरातात्विक और बौद्ध परिसर भी है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें, यहाँ से अशोक के लघु शिलालेख और एक विशिष्ट उद्घोषणा भी मिलती हैं, जिसमें राजकुमार यानी महाराज कुमार के रूप में अशोक के विदिशा और उज्जैन प्रवास का उल्लेख है। यह स्थल बौद्ध गुफाओं और स्तूपों से घिरा हुआ भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुषाणकालीन अभिलेखों में से, जो है सांची का कुषाणकालीन अभिलेख, जिसको हम वशिष्ठ का अभिलेख है, जो रायसेन जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध सांची का जो स्तूप परिसर है, वहां पर ये लिखा हुआ है। और ऐतिहासिक महत्व की बात करें, इसमें सांची मुख्य रूप से मौर्य और गुप्त काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ कुषाण सम्राट वशिष्ठ का की शासन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो ये सिद्ध करता है कि मध्य भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कुषाण साम्राज्य के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुंग ग्रीक कूटनीति और वैष्णव धर्म से जुड़े हुए अभिलेख, जिसमें हम बात करेंगे बेसनगर का गरुड़ ध्वज स्तंभ अभिलेख, बेसनगर हेलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि विदिशा में है। ये प्राचीन विदिशा यानी बेसनगर में स्थित हैं, जिसे स्थानीय रूप से खाम्बा बाबा कहा जाता है। और ये लगभग 113 ईसा पूर्व का एक मोनोलिथ यानी एकाश में बलुआ पत्थर का स्तंभ है। इसे तक्षशिला के इंडो ग्रीक यवन राजा इंटियालेसाइडस के राजदूत यानी हेलियोडोरस ने बनवाया था। धार्मिक महत्व की बात करें तो इस अभिलेख में हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत या भगवान विष्णु का अनुयायी यानी भागवत घोषित किया है, और देवता अधिदेव वासुदेव कृष्ण के सम्मान में इस गरुड़ ध्वज की स्थापना की। और ये भारत में भागवत धर्म और वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण भी माना जाता है। तो बेसनगर का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, इसको याद रखना है जरूर। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्ता पीरियड इंस्क्रिप्शंस यानी गुप्तकालीन अभिलेखों की। तो भारतीय इतिहास में गुप्त पीरियड को नेशनलिस्ट हिस्टोरियन स्वर्ण युग कह देते हैं। तो मध्य प्रदेश से इस काल में हमें बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं। उसी संदर्भ में है उदयगिरी अभिलेख, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा यानी उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शंस ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, जो विदिशा
के पास में उदयगिरि की चट्टानों को काट करके बनाई गई गुफाओं में स्थित है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें, ये अभिलेख गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उनके सैन्य अभियानों और उनके सामरिक प्रभुत्व की जानकारी देता है। इसमें उनके मंत्री वीरसेन सांबा, जो भगवान शिव के यानी शंभू के भक्त थे, उनके द्वारा गुफा के निर्माण का भी इसमें उल्लेख है। दूसरा हम बात करते हैं सांची का चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन पाषाण अभिलेख, सांची स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ये सांची रायसेन जिला में स्थित अभिलेख है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें, यह अभिलेख गुप्त संवत 93 ईस्वी का है। इसमें सांची के आर्य संघ यानी बौद्ध महाविहार को चंद्रगुप्त द्वितीय के उच्च अधिकारियों द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, जो गुप्त शासकों की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंदसौर का बंधु वर्मन का अभिलेख, बंदसौर इंस्क्रिप्शंस ऑफ बंधु वर्मा, जिसको मालवा एरा 493 भी कहते हैं। ये मंदसौर यानी दशपुर, जो उस समय राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पर स्थित है। और यह अभिलेख स्थानीय शासक बंधु वर्मन, जो ओलिकर राजवंश से थे और गुप्त सम्राट के समकालीन सामंत थे, उनके शासन से ये जुड़ा हुआ है। इसमें रेशम बुनकर श्रेणी यानी सिल्क वीवर गिल्ड्स द्वारा भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण और उसके जीर्णोद्वार का सुंदर काव्यात्मक वर्णन इसमें मिलता है, जिसे वत्स भट्टी के द्वारा रचित माना जाता है। तो जो अगर आप मंदसौर अभिलेख भी कहते हैं, तो ये भी वत्स भट्टी ने लिखा है, हम इसी की बात कर रहे हैं। एक बार इस लेक्चर को रिवीजन कर लेते हैं, लेक्चर सेकंड को। देखो, रूपनाथ अभिलेख कटनी में है, जो मौर्य शासक के अशोक से संबंधित है और बौद्ध धर्म और धम्म के प्रचार से संबंधित लघु शिलालेख है। गुर्जर अभिलेख दतिया जिले में है, मौर्य वंश के शासक अशोक से संबंधित है। अशोक का स्पष्ट रूप से नाम अशोक अंकित है। पंगुराडिया अभिलेख सीहोर जिले में है, मौर्य वंश के शासक अशोक से संबंधित है। राजकुमार के रूप में अशोक की यात्रा और बौद्ध विहार का साक्ष्य है। बेसनगर का गरुड़ध्वज अभिलेख विदिशा में स्थित है और शुंभकालीन और इंडो ग्रीक शासकों से संबंधित है। यवन राजा हेलियोडोरस द्वारा वासुदेव भक्ति भागवत धर्म का प्रमाण मिलता है और कृष्ण का जिक्र इसमें आता है। उदयगिरि गुफा अभिलेख की बात करें, ये विदिशा में स्थित है। गुप्तकालीन चंद्रगुप्त द्वितीय के से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के सैन्य अभियान और मंत्री वीर सिंह के द्वारा गुफा निर्माण का उल्लेख इसमें मिलता है। मंदसौर अभिलेख, जो बंधु वर्मन के द्वारा से संबंधित है, ये मंदसौर में स्थित है और जिसको दशपुर भी कहा गया है। ओलिकर राजवंश के वो सामंत हुआ करते थे। रेशम बुनकरों द्वारा सूर्य निर्माण का जिक्र है इसमें, जो वत्स भट्टी ने इस अभिलेख को लिखा था। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मध्य प्रदेश के राजवंश यानी डायनेस्टी ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें हम बात करेंगे गर्द भिल्ला डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी, आभीर डायनेस्टी, होलिकर डायनेस्टी, परिब्राजका डायनेस्टी, उच्चा कल्पा डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, कुलचेरी, चंदेला, परमर, तोमर, फारूकी वंश, and Kachapaghatha dynasty. So we will talk all these dynasties, basic introduction and the contribution in the important rulers, where जो ये इसको हम चर्चा करेंगे डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश में। तो क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली डायनेस्टी हम पढ़ेंगे गर्दभिल्ल डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड जो है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी यानी शकों के समकालीन ही ये रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, पुराण और जैन आचार्यों की कथाओं के अनुसार मालवा क्षेत्र विशेष रूप से उज्जैन में इस राजवंश का शासन था। प्रमुख शासक की बात करें कि रूलर्स की सबसे चर्चित जो शासक थे वो उनका नाम था गर्दबिल, जिन्हें शकों के आक्रमण के कारण से पराजय का सामना करना पड़ा था। सांस्कृतिक महत्व की बात करें, कल्चरल सिग्निफिकेंस की, तो जैन लोक परंपराओं के अनुसार गर्दबिल के महान पुत्र सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके उज्जैनी में सुदृढ़ शासन स्थापित किया था और उन्होंने 57 बीसी यानी 57 सामान्य संवत पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की थी, जो भारतीय काल गणना यानी कैलेंडर सिस्टम का आधार भी बना था। नेक्स्ट बात करते हैं नाग डायनेस्टी यानी नाग राजवंश की। तो सबसे पहले इनका टाइम पीरियड देखें तो ये लगभग तीसरी से चौथी शताब्दी ईस्वी यानी कुषाण साम्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के उदय के मध्य का काल माना जाता है। पॉलिटिकल सेंटर्स की बात करें, विदिशा, पद्मावती, पबाया ग्वालियर के निकट और मथुरा इसके सेंटर्स हुआ करते थे। प्रमुख शासकों की बात करें, भावनागा
भवनागा, इन्होंने वाकाटक राजवंश यानी वाकाटक डायनेस्टी के साथ में वैवाहिक संबंध मैट्रिमोनियल अलायंस स्थापित किए थे, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई। दूसरे थे गणनागा, इन्होंने मध्य भारत के बड़े भूभाग के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरातत्व और मुद्रा शास्त्र यानी आर्कियोलॉजी एंड न्यूमिस्मेटिक्स। पवाया यानी पद्मावती से नागवंशी शासकों के हजारों तांबे के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। महान संस्कृत कवि बाणभट्ट के ग्रंथ हर्षचरित में पद्मावती नगर में नाग राजाओं की राजनीतिक गतिविधियां, दरबार और षड्यंत्रों का सजीव वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आभीर डायनेस्टी यानी आभीर राजवंश की। इनका जो कालक्रम है वो 3रे से 4थे शताब्दी ईस्वी के बीच में रहा है। इनका क्षेत्र खानदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी नर्मदा ताप्ती घाटी के बीच का रहा है। प्रमुख शासक ईश्वर सेन थे, जो आभीर राजवंश के एक पराक्रमी शासक थे। सातवाहन साम्राज्य के पतन के बाद इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। नासिक गुफा के अभिलेखों से आभीर शक्ति के विस्तार और उनके प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिकर डायनेस्टी यानी ओलिकर राजवंश। 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी गुप्त काल के सामंत से लेकर स्वतंत्र संप्रभु शासक के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा है। इनका क्षेत्र मंदसौर यानी दशपुर और मालवा का पठार, ये इनके क्षेत्र रहे हैं। प्रमुख शासकों की बात करें नरवर्मन और विश्ववर्मन, बंधुवर्मन, इनके शासनकाल में दशपुर सूर्य मंदिर का भी निर्माण किया गया था और इसका विस्तृत वर्णन 473 ईस्वी के मंदसौर प्रशस्ति में मिलता है, जिसकी रचना वत्सपति ने की थी, जिसको दशपुर का इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। यशोवर्मन या विष्णु वर्धन होलिकर वंश के सबसे प्रतापी सम्राट थे और इन्होंने हूणों के क्रूर आक्रमणकारी शासक मिहिर कुल को निर्णायक रूप से पराजित करके मध्य भारत से हूण सत्ता को उखाड़ फेंका और इनके महान विजय अभियान की जानकारी हमें मंदसौर के 2 स्तंभ अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है परिव्राजक राजवंश, परिव्राजक डायनेस्टी। इनके क्रोनोलॉजी की बात करें तो 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच का यानी गुप्त साम्राज्य का उच्च काल ये रहा है। और क्षेत्र की बात करें उच्च कला बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र, विशेष रूप से पन्ना और सतना का जो जिले का जो एरिया आता है वो इस राजवंश से संबंधित था। प्रमुख शासक महाराज हस्तन और संक्षोभ, ये 2 प्रमुख शासक हुआ करते थे। अगर इनके विशेषताओं की बात करें, ये गुप्त सम्राटों के अधीन महाराज की उपाधि धारण करने वाले स्वतंत्र सामंत हुआ करते थे। इनके तांबे के पत्र यानी कॉपर प्लेट ग्रांट्स और गुप्त सम्मत यानी गुप्त इरा में तिथिबद्ध हैं। ये अभिलेख उस काल के प्रशासनिक इकाइयों यानी भूदान यानी लैंड ग्रांट्स प्रथा और ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान की प्रणालियों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं उच्चकल्प डायनेस्टी, उच्चकल्प राजवंश। इनकी क्रोनोलॉजी की बात करें 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा है। इनका क्षेत्र सतना जिला मेहर और उच्चकल्प क्षेत्र प्रमुख रहे हैं। प्रमुख शासकों की बात करें जयनाथ और सर्वनाथ प्रमुख शासक रहे हैं। ऐतिहासिक महत्व यानी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, ये परिव्राजक राजवंश के समकालीन थे। इनके ताम्र पत्रों से विंध्य क्षेत्र की स्थानीय प्रशासनिक संरचना जैसे विषय, जिला, भुक्ति प्रांत, ग्राम, गांव तथा कर प्रणाली यानी टैक्सेशन सिस्टम की सटीक जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। तो इनका जो कालक्रम है वो 8वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच का है और इनका जो प्रमुख क्षेत्र है वो है कन्नौज, मालवा और मध्य भारत का विशाल भूभाग। प्रमुख शासकों की बात करें तो मिहिर भोज, जिनको राजा भोज प्रथम भी कहा जाता है, ये प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी सम्राट थे। इनका साम्राज्य राजस्थान, मालवा से लेकर के उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। ग्वालियर की 13वीं सदी का अभिलेख और ग्वालियर दुर्ग स्थित प्रसिद्ध तेली मंदिर भी इनके काल की वास्तुकला को दर्शाते हैं। दूसरे प्रमुख शासक थे नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय। इन्होंने पश्चिम सीमा पर अरब आक्रमणकारियों यानी अरब इन्वेजन्स के हमलों को सफलतापूर्वक विफल किया था। और आर्किटेक्चरल शैली की बात करें, प्रतिहार शैली की वास्तुकला में मंदिरों के निर्माण में मारू गुर्जर शैली अर्थात मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर के प्रारंभिक रूप देखने को मिलते हैं, जो भारतीय इतिहास में अद्वितीय हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलचुरी डायनेस्टी, जो त्रिपुरी से संबंधित हैं।
ये 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच का टाइम पीरियड इनका रहा है और इनका जो क्षेत्र है वो महाकौशल क्षेत्र जिसका केंद्र जो था वो त्रिपुरी था। आधुनिक तेवर और जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है ये। और प्रमुख शासक थे कोकर्ण प्रथम, कोकल्ला फर्स्ट इस वंश के संस्थापक और एक कुशल विजेता थे ये। और नेक्स्ट है गांगेदेवा, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। फिर हैं कर्णदेव, जिनको कर्ण भी कहा जाता है, इन्हें त्रिकलिंग का अधिपति ही कहा जाता है। इनके समय में त्रिपुरी कला, साहित्य और संस्कृति का एक प्रमुख अखिल भारतीय केंद्र बन गई थी। आर्किटेक्चर की बात करें, अमरकंटक के प्रसिद्ध मंदिर और भेड़ाघाट का 64 योगिनी टेम्पल कल्चुरी वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। नेक्स्ट है चंदेल डायनेस्टी यानी चंदेल राजवंश। 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा है। इनका क्षेत्र जेजागबुक्ती बुंदेलखंड, जिसमें छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और महोबा के क्षेत्र आते हैं। प्रमुख शासकों की बात करें, धंगदेव, इन्होंने अपनी संप्रभुता का ऐलान किया और खजुराहो के भव्य मंदिरों के निर्माण को गति दी। फिर है विद्याधर, चंदेल वंश के ये सबसे शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने महमूद गजनी के आक्रमणों का डट कर के मुकाबला किया था। फिर हैं परमार देवा, इनके शासनकाल में चंदेलों के महान सेनापति आला और उदल थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध अदम्य वीरता का परिचय दिया। आर्किटेक्चर की बात करें, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसमें नागर शैली के बेजोड़ उदाहरण है ये, जिसमें है कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और विश्वनाथ मंदिर शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमार डायनेस्टी यानी परमार राजवंश की। इनका टाइम पीरियड 9वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में रहा है। क्षेत्र की बात करें, मालवा क्षेत्र, इनकी राजधानी धार मध्य प्रदेश रहे थे। प्रमुख शासकों की बात करें तो उपेंद्र कृष्णराज, ये परमार वंश के संस्थापक भी थे। फिर हैं राजा मुंज, जिनको वाकपति मुंज, ये उच्च कोटि के कवि और महान विजेता थे। राजा भोज या भोज परमार, ये परमार वंश का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था। वे एक अद्वितीय योद्धा, दार्शनिक, कवि और खगोल शास्त्री और वास्तुविद थे। उन्होंने समरांगण सूत्रधार नामक महान वास्तुकला पर आधारित महान ग्रंथ की रचना की और युक्ति कल्पतरु की भी उन्होंने रचना की। उन्होंने भोपाल के निकट भोजपुर झील का निर्माण कराया और धार में भोजशाला, जो कि संस्कृत शिक्षा का केंद्र भी था, उसको महाराजा भोज ने स्थापित करवाया था। स्थापत्य की बात करें, धार का ऐतिहासिक किला और भोजपुर का विशाल शिव मंदिर, जिसे त्रिभुवन नारायण मंदिर कहते हैं, यह भी उन्होंने बनवाया था। अब हम बात करते हैं तोमर डायनेस्टी, तोमर राजवंश की। इनका टाइम पीरियड रहा है 14वीं से 15वीं शताब्दी के ईस्वी के बीच में। ग्वालियर और उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र इनका रहा है। इसमें प्रमुख जो रूलर्स थे वो थे वीर सिंह देव और मान सिंह तोमर। राजा मान सिंह तोमर तोमर वंश के सबसे प्रतापी और कला प्रेमी शासक थे। उन्होंने ग्वालियर के किले में भव्य और अलंकृत मान मंदिर पैलेस का निर्माण करवाया, जो नीले पत्थरों और सुंदर टाइल की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। वे संगीत कला के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में बेजू बावरा और तानसेन के पूर्ववर्ती संगीतज्ञ भी रहे। उन्होंने मान कौतूहल जैसे महान ग्रंथ की रचना भी की। राजा मानसिंह ने मान सागरी ग्रंथ की भी रचना की थी। मान सागरी ग्रंथ की रचना की थी, जो भारतीय ज्योतिष का एक अद्वितीय ग्रंथ भी है। नेक्स्ट है फारूकी डायनेस्टी यानी फारूकी राजवंश। इन काल की बात करें, 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में यानी 1382 से 1601 ईस्वी के बीच का इनका टाइम पीरियड रहा है। क्षेत्र की बात करें, खान देश क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से बुरहानपुर और असीरगढ़ का किला असीरगढ़ फोर्ट शामिल है। संस्थापक की बात करें तो मलिक अहमद फारूकी ने इस वंश की स्थापना की। प्रमुख शासक बहादुर शाह फारूकी जो है इनके प्रसिद्ध इस वंश के प्रमुख शासक थे।
हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें 1601 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर एम्परर अकबर ने अभेद्य माने जाने वाले असीरगढ़ के किले को घेर कर जीत लिया था और फारूकी राजवंश का मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया और मुगल सम्राट अकबर का अकबर का जीवन का जो अंतिम सैन्य अभियान जो था वो भी असीरगढ़ का सैन्य अभियान था, लास्ट मिलिट्री कैंपेन भी था। अब हम बात करते हैं कच्छावा डायनेस्टी के। जो कच्छावा डायनेस्टी दो हैं, एक जो आमेर के कच्छावा हैं वो अलग है और मध्य प्रदेश के जो कच्छावा हैं वो अलग हैं। इनको कच्छप घात कहा जाता है, कच्छप घात डायनेस्टी। इनका टाइम पीरियड है 10वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास में और जो आमेर के जो कच्छावा हैं उनकी उत्पत्ति भी लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास में मानी जाती है। ठीक है। क्षेत्र की बात करें ग्वालियर, सीहोर और दुधाही शिवपुरी क्षेत्र इनके प्रमुख हैं और ब्रांचेस की बात करें ग्वालियर के कच्छावा, गोहद के कच्छावा और नरवर के कच्छावा, ये अलग-अलग रहे हैं। प्रमुख शासक वज्रदमन और कीर्तिराज। स्थापत्य की बात करें तो ग्वालियर के किले के भीतर प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर, सास बहू टेम्पल, सहस्त्र बाहु विष्णु मंदिर। ये एक्चुअली सास बहू वाला नहीं है, इसको सहस्त्र बाहु कहा गया है, 1000 भुजाओं वाला, है ना? ये एक राजा के को डेडिकेट किया गया है। ओके। इसी वंश के शासक महिपाल के द्वारा निर्मित करवाया गया था, जो अपनी जटिल और सूक्ष्म शिल्पकारी यानी इंट्रिकेट क्रेविंग के लिए भी कार्विंग के लिए भी विश्व में विख्यात हैं। इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जो है इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गोंडवाना, बुंदेलखंड, बघेलखंड, होलकर, सिंधिया एंड भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रमुख महत्वपूर्ण रियासतें, इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए ये यूनिट 10 का 4th चैप्टर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोंडवाना, ग्रह मंडला किंगडम इसको कहा जाता है। भौगोलिक के विस्तार की बात करें, गोंडवाना क्षेत्र मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य हिस्से, जिसमें सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में नर्मदा घाटी के दोनों किनारों में यह फैला हुआ है, जिसमें गढ़मंडला, देवगढ़, चौरागढ़ और चांदा ये प्रमुख केंद्र थे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, इस राजवंश की स्थापना यदुराय ने की थी, परंतु इस साम्राज्य को वास्तविक प्रसिद्धि और विस्तार जो है वो संग्राम शाह, जो 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए थे, उनके शासनकाल में मिला था। संग्राम शाह के पास में 52 गढ़ यानी किले थे। रानी दुर्गावती और मुगल संघर्ष। संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह की मृत्यु के बाद में उनकी वीरतापूर्ण पत्नी रानी दुर्गावती, जो चंदेल शासक शालवाहन की पुत्री थी, उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण के संरक्षण के रूप में शासन संभाला था। 1564 ईस्वी में मुगल सेनापति आसिफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया और नराई नाला यानी मंडला के पास के युद्ध में रानी दुर्गावती ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया और वीर गति को प्राप्त हुई, अर्थात आत्म बलिदान उन्होंने दिया। ऐतिहासिक महत्व की बात करें, गोंडवाना राज्य आदिवासी प्रतिरोध, प्रशासनिक सुदृढ़ता और स्थापत्य कला यानी मदन महल किला, चौरागढ़ का किला, इनके लिए प्रमुख केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड प्रिंसली स्टेट यानी बुंदेलखंड रियासत। भौगोलिक विस्तार की बात करें, ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य भाग, जिसमें छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, पन्ना, सागर और दमोह शामिल हैं, ये इस क्षेत्र में स्थित हैं। प्रमुख राजवंश और शासकों की बात करें, बुंदेलखंड में चंदेलों के पतन के बाद में बुंदेला राजपूतों का उदय हुआ। ओरछा इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख रियासत बनी। रुद्र प्रताप सिंह, इन्होंने 1531 में ओरछा रियासत की स्थापना की और बेतवा नदी के तट पर अपनी राजधानी बनाई। राजा वीर सिंह, जिनको वीर सिंह बुंदेला भी कहा जाता है, जहांगीर के शासनकाल में इनका प्रभाव सबसे अधिक था। इन्होंने ही ओरछा में प्रसिद्ध वीर सिंह पैलेस यानी जहांगीर महल का निर्माण भी करवाया था। जहांगीर के कहने पर इन्होंने प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल की हत्या की। महाराजा छत्रसाल, बुंदेला हीरो इनको कहा जाता है। बुंदेलखंड के स्वतंत्रता सेनानी और महान योद्धा, जिन्होंने मुगलों खासकर औरंगजेब के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष किया। पन्ना उनकी राजधानी थी।
कवि मस्तानी उनकी पुत्री थी। पेशवा बाजीराव प्रथम ने उनकी सहायता की थी, जिसके बदले में छत्रसाल ने पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खानों और साम्राज्य का एक हिस्सा मराठों को सौंप दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं बघेलखंड रियासत। बघेलखंड या रीवा स्टेट भी इसको कहते हैं। भौगोलिक विस्तार की बात करें, ये मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी हिस्सा, जिसमें रीवा, सतना, सीधी और शहडोल शामिल हैं, जो प्राचीन काल में दक्षिण पांचाल या विंध्य प्रदेश का भी भाग था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, बघेलखंड में बघेल राजवंश, जो गुजरात के सोलन की चालुक्य राजवंश की शाखा से संबंधित थे, उनका शासन था। व्याघ्रदेव को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। रीवा रियासत यहाँ की सबसे बड़ी और प्रमुख रियासत थी। प्रमुख व्यक्तित्व और ऐतिहासिक तथ्य की बात करें तो महाराजा मार्तंड सिंह रीवा के महाराजा, जिनके संरक्षण में वर्ष 1951 में बांधवगढ़ के जंगलों में विश्व का पहला सफेद शेर मोहन पकड़ा गया था। तानसेन संगीत सम्राट का संबंध भी रीवा के राजा रामचंद्र सिंह बघेल के दरबार से था, जहां से अकबर उन्हें अपने नवरत्नों में से लेके गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं होलकर डायनेस्टी। ये इंदौर राज्य में स्थित था। उस समय में इंदौर एक राज्य था। उद्भव और स्थापना स्थापना की बात करें, मराठा साम्राज्य के विस्तार के दौरान पेशवा बाजीराव प्रथम के समय में मालवा क्षेत्र मराठों के नियंत्रण में आया। होलकर वंश की नींव सूबेदार मल्हार राव होलकर ने 1732 ईस्वी में रखे थे। इंदौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। प्रमुख शासन की बात करें, महारानी अहिल्याबाई होलकर, इनका शासनकाल 1767 से 95 के बीच में मालवा क्षेत्र का स्वर्ण युग माना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर स्थानांतरित की। अहिल्याबाई ने अपने सुशासन, महिला सशक्तिकरण और पूरे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ जैसे सैकड़ों मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं के जीर्णोद्धार और निर्माण के लिए ख्याति प्राप्त की। यशवंतराव होलकर प्रथम, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया था। 1948 में ये रियासत मध्य भारत पूर्व पार्ट बी स्टेट का हिस्सा बनी और बाद में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में इस रियासत को पूरी तरह से विलीन कर लिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधिया डायनेस्टी। ये ग्वालियर स्टेट में शामिल हुआ करता था। सिंधिया रियासत मराठा साम्राज्य के महान सेनापति राणोजी सिंधिया ने 1730 के दशक में ग्वालियर रियासत की स्थापना की। प्रारंभ में इनकी राजधानी उज्जैन थी। बाद में महादजी सिंधिया ने ग्वालियर इसे स्थानांतरित किया था। प्रमुख शासकों की बात करें, महादजी सिंधिया 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत की राजनीति, विशेष रूप से दिल्ली के मुगलों और पानीपत के बाद मराठा शक्ति के पुनरुत्थान में इनकी केंद्रीय भूमिका थी। फ्रांसीसी सैन्य पद्धति पर इन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। दौलतराव सिंधिया और महारानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष 1857 की क्रांति के समय में ग्वालियर में जयरिया सिंधिया का शासन था, जबकि उनकी सेना और क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष हुआ। ग्वालियर का भव्य जय विलास पैलेस सिंधिया राजवंश की वास्तुकला और वैभव का प्रतीक माना जाता है। अब हम बात करते हैं भोपाल रियासत की। भोपाल प्रिंसली स्टेट। भोपाल रियासत की स्थापना 1723 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद खान, जो औरंगजेब की सेना का एक अफगान सिपह सालार था, उसने किए थे। बेगमों का शासन भोपाल में रहा है। रूल ऑफ बेगम्स। भोपाल रियासत की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में यहाँ लगातार 4 सुशिक्षित और कुशल महिलाओं यानी बेगमों ने शासन किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं। प्रथम है कुदसिया बेगम, जिनको गौहर बेगम कहा जाता है। ये भोपाल की पहली महिला शासक। इसको इन्होंने गौहर महल का निर्माण करवाया था। दूसरी हैं सिकंदर बेगम। प्रशासनिक सुधारों और शिक्षा के लिए इनको याद किया जाता है। फिर हैं शाहजहां बेगम। ताज उल मस्जिद, जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, उसकी उन्होंने नींव रखी और भोपाल का सुनियोजित विकास इन्होंने करवाया था। यानी आधुनिक भोपाल की जो आर्किटेक्ट हैं वो उन्होंने करवाया था।
फोर्थ हैं सुल्तान जहांगीर बेगम। ये अंतिम महिला शासक हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली चांसलर भी रहीं। अंतिम नवाब हामिदुल्लाह खां भोपाल के अंतिम शासक थे, जिन्होंने भारत संघ में विलय 1949 से पूर्व स्वतंत्र रहने का प्रयास किया, किंतु अंततः भोपाल भारतीय संघ में मिला लिया गया। अब हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गोंडवाना रियासत संग्राम शाह और रानी दुर्गावती से संबंधित है। गढ़मंडला और चौरागढ़ प्रमुख राजधानी या उनके केंद्र रहे हैं। गोंडवाना राजवंश 1564 में रानी दुर्गावती का मुगलों यानी आसिफ खान से संघर्ष रहा था, इसके लिए फेमस हैं। बुंदेलखंड रियासत की बात करें, राजा रुद्र प्रताप सिंह और वीर सिंह बुंदेला और छत्रसाल से संबंधित हैं। और ओरछा, पन्ना इनके प्रमुख केंद्र और राजधानियां रही हैं। बुंदेला राजपूत, जहांगीर महल का निर्माण, ओरछा मंदिर स्थापत्य। और बघेलखंड रियासत की बात करें, व्याघ्रदेव रामचंद्र सिंह बघेल, जिनके अंडर में जो है वो एक फेमस तानसेन म्यूजिशियन था। रीवा इनकी राजधानी थी। संगीत सम्राट तानसेन का आश्रय, और 1952 में पहला सफेद शेर मोहन को पकड़ा गया था। होलकर रियासत, मल्हार राव होलकर रानी अहिल्याबाई से संबंधित हैं। इंदौर और महेश्वर इनकी राजधानियां हैं। और अहिल्याबाई का सुशासन, लोक कल्याणकारी कार्य और मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। सिंधिया रियासत की बात करें, राणोजी सिंधिया प्रमुख, महाजी सिंधिया प्रमुख सिंधिया शासक थे। उज्जैन और ग्वालियर इनके प्रमुख राजधानी और केंद्र हुआ करते थे। उत्तर भारत में मराठा शक्ति का केंद्र और जय विलास पैलेस भी सिंधिया के द्वारा निर्मित एक श्रेष्ठ आर्किटेक्ट हैं। भोपाल रियासत, दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। बेगमों का शासन भोपाल की प्रमुख विशेषता है और यह इसकी राजधानी भी भोपाल रही। अफगान मूल की रियासत है ये। 4 सूक्ष्म सक्षम बेगमों का अद्वितीय शासन भोपाल में रहा है। इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा होता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम बात करने वाले हैं फ्रीडम स्ट्रगल एंड द फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, जिसमें हम बात करेंगे बुंदेला रिबेलियन, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 इन मध्य प्रदेश, एंड स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, झंडा सत्याग्रह एंड द जंगल सत्याग्रह एक्सेट्रा मेजर इवेंट्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। अर्थात फ्रीडम स्ट्रगल एंड दी फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये पूरी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है और ये आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले पढ़ते हैं बुंदेला रिबेलियन। 1842 में बुंदेला रिबेलियन हुआ था। 1857 की क्रांति से पहले 1842 में बुंदेलखंड क्षेत्र में ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों, न्यायिक बदलावों और स्थानीय सरदारों के अधिकारों में कटौती के विरुद्ध किया जाने वाला यह पहला संगठित सशस्त्र विद्रोह था। इसके नेता कौन थे? मधुकर शाह, जो चंदेलपुर और नरसिंहपुर के जागीरदार थे, और उनके भाई थे जवार सिंह जी। हीरापुर के राजा थे बख्तावर सिंह। मधु शाह और जवार सिंह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बगावत का बिगुल बजाया था। दमन और परिणाम की बात करें, ब्रिटिश सरकार ने मेजर क्लूई, मेजर स्लीमेन और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में एक बड़ी सैन्य टुकड़ी भेज करके इस विद्रोह का क्रूरतापूर्ण दमन किया और मधुकर शाह को फांसी दे दी गई और बख्तावर सिंह जी को भी मृत्युदंड दे दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1857 का संग्राम मध्य प्रदेश के संदर्भ में। 1857 के महासंग्राम मध्य प्रदेश एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ छावनियों और स्थानीय रियासतों ने अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया। सबसे पहले बात करते हैं नीमच। ये 3 जून 1857 को सैनिकों ने विद्रोह किया था। ग्वालियर और इंदौर, जो महू छावनी, 1 जुलाई 1857 को महू छावनी में सैनिकों ने बगावत की थी। प्रमुख व्यक्तित्व और संघर्ष की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई, जिनको झांसी की रानी भी कहा जाता है, जून 1858 में ग्वालियर के युद्ध में अंग्रेजों यानी शूरों से लड़ते हुए इन्होंने वीर गति प्राप्त की। इनकी समाधि स्थल ग्वालियर में स्थित है। तांत्या टोपे, नाना साहब के सेनापति थे ये, जिन्होंने मध्य भारत, चंदेरी, नरवर, शिवपुरी के जंगलों और छापामार यानी गोरिल्ला वॉरफेयर का नेतृत्व किया। इन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी।
शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह गोंडवाना मंडला के राजा, जिन्होंने 52वीं बटालियन के सैनिकों को संगठित किया और अंग्रेजों ने इन्हें तोप से उड़ा करके शहीद कर दिया। तांत्या भील, भारतीय रॉबिन हुड कहे जाने वाले तांत्या भील ने निमाड़ और मालवा क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों को संगठित करके कड़ा संघर्ष किया। राजा बख्तावली सिंह, इनको अजमेरा धार, और सादात खान इंदौर छावनी के क्रांतिकारी भी ये थे, तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट। ये 1905 के बाद में, बंगाल विभाजन के बाद में भारत में स्वदेशी मूवमेंट शुरू होता है। ये पूर्व बंगाल से शुरू होता है, फिर पूरे भारत में पहुंचता है। बंगाल विभाजन 1905 के बाद से मध्य प्रदेश, विशेष रूप से महाकौशल और मालवा क्षेत्र में भी स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन प्रसारित हुआ। प्रमुख केंद्र की बात करें, जबलपुर और सागर इस केंद्र के प्रमुख केंद्र बने थे, इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र बने थे। नेतृत्वकर्ता माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और द्वारका प्रसाद मिश्र जैसे राष्ट्रवादियों ने पत्र पत्रिकाओं जैसे कर्मवीर के माध्यम से जन जागृति फैलाई और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के ऊपर इन्होंने बल दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, जो 1920 से 22 के बीच में चला था। गांधी जी का प्रभाव मध्य प्रदेश के आह्वान पर मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व जन समर्थन मिला। प्रमुख घटनाओं की बात करें, वकीलों ने अदालतों का त्याग किया, विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। प्रमुख नेता की बात करें, सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र ने जबलपुर में इसका नेतृत्व किया। इस दौरान असहयोग आंदोलन के सिलसिले में जबलपुर और सीहोर क्षेत्र में गिरफ्तारियां हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन इन मध्य प्रदेश। 1930 में ये शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह यानी सॉल्ट सत्याग्रह। समुद्र तट न होने के बावजूद मध्य प्रदेश में जल और वनों के माध्यम से कानून तोड़े गए थे। जंगल सत्याग्रह, फॉरेस्ट सत्याग्रह, मध्य प्रदेश का सविनय अवज्ञा आंदोलन मुख्य रूप से जंगल सत्याग्रह के रूप में प्रकट हुआ था, क्योंकि यहाँ के आदिवासियों और किसानों के लिए वनों के अधिकार सबसे महत्वपूर्ण थे। टूरिया जंगल सत्याग्रह, ये सिवनी जिला 1930 में हुआ था। दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में जंगल कानून तोड़ा गया, जहां पुलिस गोलीबारी हुई और कई आदिवासी शहीद हुए। दुर्गाबाई ने इसका नेतृत्व किया। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, बैतूल जिला 1930 में गंजन गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जंगलों से लकड़ी काटकर विरोध दर्ज कराया। बटियागढ़, दमोह और जबलपुर में भी जंगल सत्याग्रह हुए। झंडा एंड जंगल सत्याग्रह को अलग से भी हम पढ़ लेते हैं। झंडा सत्याग्रह में 1923 में जबलपुर में हुआ था। स्थान जबलपुर टाउन हॉल पर ये जगह पे हुआ था। नगरपालिका भवन पर राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा फहराने को लेकर के अंग्रेजों के साथ में यह विवाद उत्पन्न हुआ था। सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम जैन, माखनलाल चतुर्वेदी, ये भारत का पहला सफल झंडा सत्याग्रह था, जिसके तहत अंग्रेजों को जुलूस निकालने और झंडा फहराने की अनुमति देनी पड़ी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक और भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश के गठन की एक लंबी प्रक्रिया चली। 1947 के पूर्व की स्थिति की अगर हम बात करें, तो 1947 में मध्य प्रदेश क्षेत्र को 3 प्रमुख भागों में बांटा था। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसकी राजधानी नागपुर थी। पार्ट बी, जिसको मध्य भारत कहा गया, जिसके प्रमुख ग्वालियर और इंदौर, होलकर और सिंधिया रियासतें इसमें थी। पार्ट सी, जिसमें विंध्य प्रदेश और भोपाल रियासत शामिल थे। 1 नवंबर 1956 का जो पुनर्गठन हुआ था, फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में जो स्थापित हुआ था, उसी आधार पे, उसी की सिफारिशों के आधार पे 1 नवंबर 1956 को वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। क्षेत्रीय परिवर्तन की बात करें, मराठी भाषी क्षेत्र जो विदर्भ का हिस्सा था, तत्कालीन बंबई राज्य में मिला दिया गया था और भोपाल को नए राज्य की राजधानी बनाई गई थी। विभाजन 1 नवंबर सन 2000। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद 1 नवंबर सन 2000 को भारतीय संघ का 26वां राज्य मध्य प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप इसी से निर्धारित हुआ। अब हम रिवीजन कर लेते हैं। बुंदेला विद्रोह 1842 में बुंदेलखंड, नरसिंहपुर और सागर से क्षेत्र से संबंधित है। मधुकर शाह, जवाहर सिंह, बख्तावर सिंह, ये ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई की थी। 1857 का विद्रोह 1857 से 59 के बीच में मध्य प्रदेश में चला था। ग्वालियर, इंदौर, मंडला और नीमच प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, शंकर साहब और तांत्या भील ये प्रमुख नेता हुआ करते थे।
झंडा सत्याग्रह की बात करें 1923 में जबलपुर में हुआ था। सुंदरलाल शर्मा, मैखला चतुर्वेदी टाउन हॉल पर तिरंगा फहराने को लेकर के ये हुआ था। जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था सिवनी टूरिया और बैतूल घोड़ा डोगरी क्षेत्र में। गंजन सिंह कोरकू, दुर्गा शंकर मेहता वनों के अधिकार के लिए ये जंगल सत्याग्रह हुआ था। राज्य पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश इसमें शामिल था। फजल अली आयोग की सिफारिश पर इसकी राजधानी भोपाल रखी गई और इसी के साथ में मध्य प्रदेश का वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन होता है। इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 ऑफ मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए मध्य प्रदेश स्पेशल में चैप्टर नंबर 6 है ये। इसमें हम बात करेंगे ट्राइबल हीरोज ऑफ मध्य प्रदेश, स्ट्रगल एंड कंट्रीब्यूशन इन हिस्ट्री, जिसमें हम शंकर साहा, रघुनाथ साहा, भीमाजी नायक, खज्जा नायक, तांत्या भील, गुंजन सिंह कोरकू, बादल भोई और प्रेमा फल्या, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जनजातीय नायक, इतिहास में संघर्ष और योगदान, ट्राइबल हीरोज ऑफ मध्य प्रदेश, स्ट्रगल एंड कंट्रीब्यूशन इन हिस्ट्री। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह। इनका संबंध गोंडवाने यानी मंडला रियासत से था। राजा शंकर शाह गढ़मंडला के राजा थे और कुंवर रघुनाथ शाह उनके सुयोग्य पुत्र थे। उनके योगदान और संघर्ष की बात करें 1857 के महान विद्रोह के दौरान इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बगावत का बिगुल बजाया और महाकुशल क्षेत्र के 52वीं ब्रिटिश इन्फेंट्री के सैनिकों को संगठित किया। राजा शंकर शाह ने अपनी क्रांतिकारी कविताओं, जो अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ थे, के माध्यम से जन जागृति फैलाई। शहीद अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके 18 सितंबर 1857 को जबलपुर में बेरहमी से तोप से उड़ा करके शहीद कर दिया। भीमाजी नायक और खाजा नायक, भीमाजी नायक एंड खाजा नायक, इनका संबंध निमाड़, सतपुड़ा और बड़वानी खरगोन क्षेत्र से था। ये भील जनजाति के प्रमुख सेनानी थे। संघर्ष और योगदान की बात करें 1857 की क्रांति के समय में इन्होंने मालवा और निमाड़ क्षेत्र में ब्रिटिश सेना के संचार मार्गों, छावनियों और खजाने की गाड़ियों पर छापे मार करके अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। खाजा नायक अपने पुत्र भीमाजी नायक के साथ मिलकर के इन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लंबी और प्रभावी गोरिल्ला वॉरफेयर नीति का संचालन किया और अंततः अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अब हम बात करते हैं तांत्या नायक, जिनको तांत्या नायक भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय रॉबिन हुड ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म खंडवा मंधाता क्षेत्र में हुआ था। संघर्ष और योगदान की बात करें, टंट्या भील ने ब्रिटिश अधिकारियों और अमीर साहूकारों से धन लूटकर गरीबों और जरूरतमंदों में बांटने की अनूठी परंपरा चलाई। इन्होंने मालवा और निमाड़ के भीलों को संगठित करके ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ समानांतर प्रतिरोध खड़ा किया। अंग्रेजों के लिए वे लंबे समय तक पकड़ से बाहर रहे, जिन्हें ब्रिटिश रिकॉर्ड में भारत का मोस्ट वांटेड विद्रोही माना गया था। अंग्रेजों द्वारा छल पूर्वक पकड़े जाने के बाद 4 दिसंबर 1889 को फांसी उनको दे दी गई थी। उनका शहादत स्थल पाताल पानी इंदौर के पास में है। गंजन सिंह कोरको, इनका संबंध बैतूल जिले के घोड़ा डोगरी क्षेत्र से था। ये कोरको जनजाति के प्रमुख नेता थे। संघर्ष और योगदान की बात करें 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह तीव्र हुआ था, तब गंजन सिंह कोरकू ने आदिवासियों का नेतृत्व किया। इन्होंने अंग्रेजों के काले वन कानूनों यानी फॉरेस्ट लॉज को चुनौती देते हुए जंगलों से लकड़ी काटने और सत्याग्रह करने का आह्वान किया। इनके नेतृत्व में बैतूल क्षेत्र का जंगल सत्याग्रह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ। अब हम बात करते हैं बादल भोई। इनका संबंध छिंदवाड़ा जिले, विशेष रूप से तामिया क्षेत्र से था। ये भारिया गोंड जनजाति के महान सपूत थे। बादल भोई ने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आदिवासियों को जागरूक किया। इन्होंने स्थानीय आदिवासियों को संगठित करके अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों और लगान नीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया। इन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में यातनाएं दी गई। छिंदवाड़ा का बादल भोई स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय उनकी स्मृति को समर्पित है। अब हम बात करते हैं पेमा फालिया।
इनका संबंध झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र यानी मालवा निमाड़ से था। पेमा फालिया एक क्रांतिकारी योद्धा ही नहीं, बल्कि भील लोक कला यानी पिटोरा पेंटिंग और संस्कृति के महान सम्माहक भी थे। इन्होंने अपनी कला और नेतृत्व के माध्यम से औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान और स्वाभिमान को जीवित रखा। भील जनजाति के अधिकारों की रक्षा में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। आइए आज के लेक्चर को रिवीजन कर लेते हैं। शंकर शाह और मधुकर शाह ये गढ़मंडला महाकौशल से संबंधित हैं, गोंड जनजाति से संबंधित हैं और 1857 में 52वीं बटालियन का नेतृत्व किया और 18 सितंबर 1957 को तोप से उड़ा करके ये इनको शहीद कर दिया गया। भीमाजी नायक और खाजा नायक ये निमाड़ बड़वानी से संबंधित है क्षेत्र से और भील जनजाति से जुड़े हुए हैं। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना के खिलाफ छापामार युद्ध और सैन्य चौकियों पर इन्होंने हमले किए थे। टांटिया नायक खंडवा, इंदौर, निमाड़ मालवा क्षेत्र से संबंधित हैं। भील जनजाति से ये जुड़े हुए हैं। इनको भारतीय रॉबिन हुड, गरीबों के मसीहा कहा जाता है। 4 दिसंबर 1889 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। गंजन सिंह कोरकू ये बेतुल घोड़ा डोगरी क्षेत्र से संबंधित हैं। कोरकू जनजाति से जुड़े हुए थे। 1930 के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने किया और वन कानूनों का विरोध किया। बादल भोई छिंदवाड़ा क्षेत्र से संबंधित रहे हैं। भारिया और गोंड जनजाति से जुड़े हुए थे। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में आदिवासियों का नेतृत्व किया और जेल में स्वयं का बलिदान दिया। पेमा फालिया अलीराजपुर और झाबुआ जिले से संबंधित हैं। भील जनजाति से ये जुड़े हुए थे। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सांस्कृतिक प्रतिरोध और भील कला के सम्माहक माने जाते हैं। इसी के साथ में ये लेक्चर पूरा होता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट लेक्चर है 7 द फेमस हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें हम बात करेंगे स्तूपा, टेम्पल, प्लेसेस, फोर्ट्स, केव्स, जिसमें भीमबेटका, आदमगढ़ etc. and the holy city etc. We will talk about this. So मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल स्तूप, मंदिर, महल, किले, गुफाएं और पवित्र नगर, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं स्तूप। प्राचीन बौद्ध वास्तुकला, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कई स्तूप मौजूद हैं, जिसमें प्रमुख है सांची स्तूप जो रायसेन जिला में स्थित है। स्थापत्य और निर्माण की बात करें, मूल रूप से यह मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ईंटों से निर्मित कराया गया था। बाद में शुंग कला के दौरान इसे प्रस्तर यानी पत्थर से आच्छादित करके और अधिक भव्य बनाया गया था। विशेषताओं की बात करें, यहाँ 3 मुख्य स्तूप हैं। महास्तूप संख्या 1, 2 और 3। इसके 4 भव्य तोरण द्वार हैं, गेटवेज हैं। अपनी बेहतरीन जातक कथाओं की नक्काशी और शिल्पकारी के लिए ये विश्व प्रसिद्ध हैं। 1989 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। सतधारा और भोजपुर के स्तूप, सांची के निकट ही विदिशा और रायसेन क्षेत्र में सतधारा, अंधेर और पांगू राडिया के बौद्ध स्तूप बौद्ध धर्म के प्रसार और प्रचार के प्रमुख पुरातात्विक केंद्र रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नागर शैली, नागरा स्टाइल और पंचायतन शैली के मंदिरों का प्रमुख केंद्र है। खजुराहो के मंदिर, खजुराहो टेम्पल, ये छतरपुर जिला में है। चंदेल राजाओं द्वारा 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में लगभग 950 से 1050 ईस्वी के बीच में ये मंदिर बनाए गए थे। प्रमुख मंदिर यहाँ के जैन और हिंदू, जिसमें शिव मंदिर, विष्णु मंदिर और शाक्त मंदिर सभी दोनों संप्रदायों से संबंधित है। कंदरिया महादेव टेम्पल ये सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है। विशेषताओं की बात करें, ये अपनी कामुक अर्थात इरोटिक और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हुई उत्कृष्ट मूर्तिकला और नागर शैली की वास्तुकला के कारण से 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में इसे शामिल किया गया। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो दक्षिण मुखी होने के कारण से प्रसिद्ध हैं। तेली का मंदिर ये ग्वालियर जिला में स्थित है। प्रतिहार वंश के समय निर्मित ये मंदिर उत्तर भारत में द्रविड़ शैली, द्राविडियन स्टाइल का वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। घुमरा का शिव मंदिर सतना
और दतवा का गुप्तकालीन मंदिर। गुप्त वास्तुकला की प्रारंभिक नागर शैली के ये उत्कृष्ट नमूने हैं। महल और किलों की अगर हम बात करें, प्लेसेस एंड फोर्ट्स, मध्य प्रदेश के किले अपनी सामरिक स्थिति यानी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और सैन्य वास्तुकला यानी मिलिट्री आर्किटेक्चर और राजसी वैभव के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वालियर फोर्ट की, यानी ग्वालियर का किला। इसे मुगल बादशाह बाबर ने भारत के किलों का रत्न यानी पर्ल अमंग द फोर्टीज ऑफ हिंद कहा था। इसका निर्माण राजा सूरज सेन ने कराया था। इसमें मानसिंह तोमर द्वारा निर्मित मान मंदिर पैलेस, गुजरी महल, जिसे राजा मानसिंह ने मृगनयनी के लिए बनवाया था, और तेली का मंदिर भी इसी में स्थित है। मांडू के महल, मांडू साहिबाबाद, धार जिला में। परमार राजवंश और बाद में मालवा के सुल्तानों, विशेष रूप से खिलजी वंश के अधीन ये वास्तुकला का स्वर्ग बना। प्रमुख इमारतों की बात करें तो जहाज महल यानी शिप पैलेस, पिंडोला महल, स्विंग पैलेस, रूपमती का महल, बाज बहादुर का महल और होशंग शाह का मकबरा, जिसे भारत का पहला संगमरमर का मकबरा माना जाता है, जो ताजमहल की प्रेरणा बना। ओरछा के महल और दुर्ग, टीकमगढ़, निवाड़ी जिला, बुंदेला राजाओं, विशेष रूप से वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित। यहाँ राजमहल और जहांगीर महल, राजा राम मंदिर स्थित हैं, जहां राम को एक राजा के रूप में पूजा जाता है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर, इसे दक्कन का दरवाजा, की टू डेक्कन माना जाता है, क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण के बीच का एक मुख्य मार्ग था। अब हम बात करते हैं गुफाएं, केव्स, भीमबेटका, आदमगढ़ एक्सेट्रा। मध्य प्रदेश की भूगर्भीय संरचनाओं और चट्टानों में कई ऐतिहासिक और प्राचीन गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका शैलाश्रय और गुफाएं रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। विंध्य पर्वतमाला में स्थित इसकी खोज वीएस वाकणकर ने की थी। ये प्राग ऐतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट, शैली चित्रों, रॉक आर्ट और पाषाण युगीन बस्तियों का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। 2003 में इसे यूनेस्को शायद में शामिल किया गया था। आदमगढ़ की गुफाएं और शैलाश्रय नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है ये। नर्मदा नदी के पास स्थित जो माइक्रोलिथ्स और प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्यों के साथ साथ प्राचीन शैल चित्रों के लिए ये जाने जाते हैं। उदयगिरि की गुफाएं, उदयगिरि केव्स, ये विदिशा में है। गुप्त काल, लगभग 5वीं शताब्दी से संबंधित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं, यहाँ जहाँ भगवान विष्णु के वराह अवतार को विशाल और अद्भुत मूर्ति उत्कीर्ण प्राप्त होती हैं। बाघ की गुफाएं, ये धार जिला में स्थित हैं। विंध्य पर्वत की दक्षिणी ढलान पर नर्मदा की सहायक नदी बाघ के तट पर स्थित हैं। बौद्ध मंदिर से जुड़ी ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों यानी मुरल पेंटिंग्स, अजंता शैली के समतुल्य के लिए प्रसिद्ध हैं। भृतहरि की गुफाएं जो उज्जैन में है, परमार राजा भृतहरि की तपास्थली से जुड़ी हुई ये ऐतिहासिक गुफाएं हैं। अब हम बात करते हैं होली सिटीज या रिलीजियस सेंटर्स इन मध्य प्रदेश, जिसमें मध्य प्रदेश अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता के कारण से पवित्र नगर के रूप में भी प्रतिष्ठित है। सबसे पहले हम बात करते हैं उज्जैन, अवंती। प्राचीन काल में सप्तपुरियों में यह शामिल है। अवंती महाजनपद की राजधानी, अ, ये शिप्रा नदी के तट पर स्थित हैं, जहां प्रत्येक 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और काल भैरव का मंदिर यहाँ का मुख्य केंद्र है। मैहर, ये सतना जिले में स्थित है। त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता शारदा देवी का मंदिर और संगीत सम्राट उस्ताद अलाउद्दीन खान की कर्मभूमि के रूप में भी ये प्रसिद्ध नगर है। चित्रकूट, ये भी सतना डिस्ट्रिक्ट में है। भगवान श्री राम और माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के वनवास काल से जुड़ा हुआ पौराणिक और पवित्र स्थल, जो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ओरछा, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बेतवा नदी के तट पर बसा बुंदेलखंड का धार्मिक और ऐतिहासिक नगर, जहां राजा राम मंदिर स्थित है।
अब हम रिवीजन कर लेते हैं। सांची का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित तोरण द्वार और बौद्ध वास्तुकला में ये बहुत ही फेमस माना जाता है। बाद में शुंग राजाओं ने इसको और अच्छा बनाया था। मंदिर की बात करें तो खजुराहो का मंदिर छतरपुर में स्थित है। चंदेल राजवंश के द्वारा नागर शैली के उदाहरण मिलते हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। किले की बात करें तो ग्वालियर का किला ग्वालियर में स्थित है। मान मंदिर इसमें है। गुजरी महल है, भारत के किलों का रत्न भी इसको कहा जाता है। महलों की बात करें, जहाज महल जो मांडू में है, धार जिले में स्थित है, मालवा के सुल्तानों के द्वारा निर्मित है, वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। गुफाओं की बात करें तो भीम बेटका जो रायसेन जिले में स्थित है, प्रागैतिहासिक शैल चित्र और पाषाण आश्रय हैं, यूनेस्को साइट में शामिल हेरिटेज में शामिल हैं। पवित्र नगरों की बात करें तो जिसमें हमने उज्जैन नगरी की बात की है, जो अवंती का राजधानी भी है और शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। महाकाल ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है और सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 वर्ष के बाद में यहाँ आयोजित होता है। इसी के साथ में हमने मध्य प्रदेश से संबंधित जो हिस्ट्री का जो सिलेबस था, वो हमने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी। इसी उम्मीद के साथ अब मुझे अनुमति दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।